नेक्स्ट सीन में हम शिव मंदिर के सामने मधुरंतका अपनी मां गंधरादित्य की पत्नी सैम्बिया मदेवियर के साथ है। सैम्बियन मधुरंतका से सिंहासन को छोड़ने को कहती हैं और उनके पिता की इच्छा के अनुसार शिव भक्त बनने को कहती हैं। मधुरंतका अपनी मां के इन बातों से क्रोधित हो जाता है और रुद्राक्ष की माला अपने गले से निकालकर वहां से चला जाता है। फिर हम नुलमपड़ी का सीन देखते हैं। राष्ट्रकूटा के बाद आदित्य की सेना नुलमपरी पर चढ़ाई करती है और वहां भी जीत हासिल कर लेती है। इस युद्ध के बाद आदित्य के सेनापति मलयमान, जो कि उनके नाना भी हैं, आदित्य को थंजौर वापस चलने का आग्रह करते हैं। थंजौर का नाम सुनते ही आदित्य अपना आपा खो देता है और हम आदित्य के मन में चल रही बातों का पता चलता है। उस दिन से कुछ सालों पहले आदित्य मंदिर की एक कन्या नंदिनी से प्रेम करते थे। नंदिनी एक अनाथ थी जो कि विष्णु भजन किया करती थी, पर आदित्य की फैमिली को आदित्य का ये प्रेम रास नहीं था और उन्होंने नंदिनी को वहाँ से बहुत दूर भिजवा दिया। आदित्य को उस समय काफ़ी दुख हुआ था। इसके बाद वो नंदिनी से वापस सेव्योर के युद्ध के दौरान मिले। पांड्या के राजा वीर पांड्या का पीछा करते हुए आदित्य कुटिया के पास पहुंचे, जहां वीर पांड्या का एक कन्या उपचार कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। नंदिनी को वीर पांड्या के साथ देखकर आदित्य एक बार फिर से टूट गया और उसने नंदिनी की आंखों के सामने ही वीर पांड्या की हत्या कर दी। और हमें पता चलता है नंदिनी के ही कारण आदित्य युद्ध लड़ रहा था और अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। पर इस समय नंदिनी थंजौर में ही पेरिया पर्वतोचौर के पत्नी के रूप में वहाँ पर है। आदित्य अपने नाना सेनापति को बताता है उसकी बहन कौंदवी सब संभाल लेगी, वो अब तक थंजौर पहुँच चुकी होगी। इसके बाद हम लंका का सीन देखते हैं और यहीं पहली बार हम छोटे युवराज अरुलमोझी वर्मन को देखते हैं, जिन्हें लोग पौनेनी सेल्वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अरुलमोझी वर्मन लंका पे कूच करते हैं और युद्ध के उपरांत बौद्ध के बंधुओं से मिलते हैं, जहाँ मेन भिक्षु पौनिन सेल्वन को सिन्हाला का सिंहासन देते हैं। पर सेल्वन किसी भी प्रकार के सिंहासन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं वो सिर्फ अपने पिता और चोला के प्रजा के लिए कार्य करते हैं। भिक्षु कहता है आप अवश्य एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। वहीं तंजौर में अब राजकुमारी कौंदवी आ चुकी थी। नंदिनी कौंदवी का स्वागत करती है। बातों ही बातों में कौंदवी नंदिनी से कहती है अब तो तुम ही राज कर रही हो। नंदिनी कहती है राज नहीं, वो सोने की कैद में है फिलहाल। तभी हम देखते हैं पेरिया सभी मिनिस्टर को गुप्त रास्ते से अपने महल में लाता है, जहां वो अगली योजना पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरह सुंदर चोला को मधुरंतकर को ही अगला उत्तराधिकारी बनाने के लिए बाध्य करें। पेरिया के महल के मुख्य द्वार पर राजकुमारी अपनी सखी राजकुमारी वन्नति के साथ प्रवेश करती हैं और वहां जाती हैं जहां ये सारा वार्तालाप हो रहा होता है। बिना उनसे ये जाने वो सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, राजकुमारी अपना राजनीति दांव खेल देती हैं। वो पेरिया से कहती हैं कि वो अपने दोनों ही भाइयों का विवाह के बारे में सोच रही हैं, पर हमारे ही मंत्रियों की ही पुत्रियां ही इतनी गुणी हैं कि हमें कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ पे एकत्रित काफ़ी मंत्री अपनी अपनी पुत्रियों के नाम राजकुमारी को बताने लगते हैं और ऐसा लग रहा था मानो जो लोग अभी पेरिया का साथ दे रहे थे वो राजकुमारी कौंदवी के साथ हो गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद पेरिया कौंदवी के कूटनीति से क्रोधित हो जाता है, जहाँ नंदिनी अपनी अगले चाल के लिए तैयार रहती है। वो कहती है यहाँ महल में सिर्फ एक ही युवराज को आने देना होगा, या तो आदित्य को या फिर अरुमोली को। एक को संभालना आसान रहेगा, इसलिए महाराज से कहकर अरुमोली को यहाँ बुलवाते हैं। इसी के साथ सीन बदल जाता है और हम वापस से अपने पुराने कैरेक्टर कार्ति को देखते हैं, जो कि एक कन्या जिनको हम समुद्र कुमारी या पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, एक नाव में देखते हैं। कार्ति समुद्र कुमारी से पूछता है क्या वो सेंथम को पसंद करती है और अगर वो नहीं करती तो उसके बारे में क्या ख्याल है। पूर्णिमा उसे गुस्से की आंखों से देखती है और कार्ति समझ जाता है यहाँ बात नहीं बनने वाली। कुछ देर में दोनों लंका पहुंच जाते हैं, जहां पूर्णिमा कार्ति से कहती है कि अगर वो पौनेनी सेल्वन से मिले तो क्या वो उनसे पूछ सकता है कि समुद्र कुमारी याद है उन्हें। और कार्ति समझ जाता है समुद्र कुमारी सेल्वन से प्रेम करती हैं और हंसते हुए बोलता है वो खुद बता देगा उन्हें। कार्ति के जाने के बाद वहाँ एक और नाव आती है जिसमें रविदास पांड्या के गुप्त सैनिकों के साथ लंका आता है। इनके पास दो काम होते हैं, पहला सिंघला के राजा महेंद्र से मिलना, दूसरा अरुमोरी को ढूंढना। अगला सीन हम देखते हैं तंजौर का, जहाँ पेरिया अपने छोटे भाई और नंदिनी के साथ सुंदर चोला से मिलने आते हैं। नंदिनी कच्छ में जाने से मना करती है सिंस महाराज ने उन्हें नहीं बुलाया था। पेरिया और उनके छोटे भाई महाराज से मिलने जाते हैं, जहाँ उनका उपचार चल रहा था। यहाँ महारानी और राजकुमारी कौंदवी भी मौजूद थी। नंदिनी बाहर ही रहकर सिंहासन को देखती है और वहाँ खुद को इमेजिन करती है। पेरिया महाराज सुंदर चोला से कहता है उनके दोनों ही पुत्र आपस में सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं और पांड्यास किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकते हैं।
ऐसे में हमें अरुमोरी को यहाँ बुला लेना चाहिए और अरुमोरी से ही आदित्य का राज अभिषेक करवा देते हैं, जिससे राज में उड़ रही ये बातें भी शांत हो जाएंगी और हमारे दोनों युवराज सुरक्षित भी रहेंगे। अरुमोरी को बंदी बनाकर लाने का आदेश सुंदर चोला जारी कर देते हैं, पर यह बात सैनिकों को बताने से मनाही रहती है कि वो पोन्नियिनी सेल्वन को बंदी बनाने जा रहे हैं। पेरिया सैनिकों के निकलने से पहले उन्हें इत्तला करता है पोन्नियिनी सेल्वन को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। नंदिनी यहीं समुद्र के किनारे वीर पांड्या की हत्या को इमेजिन करती है और ये बात साफ हो जाती है वो सिर्फ चुनाव को बर्बाद करने आई है। अगले सीन में हम कार्ती को लंका में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ तिरुमलाई विष्णु भक्त वापस से कार्ती से टकराता है। कार्ती पूछता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या, जहाँ जा रहा वहीं मिल जा रहे। तभी एक महावत वहाँ से गुजरता है जिसपे विष्णु भक्त का ध्यान जाता है, पर कार्ती का ध्यान उनके पीछे कन्याओं पर जाता है। विष्णु भक्त घंटा घर की घंटी बजाता है और एक सैनिक विष्णु भक्त को अपने साथ चलने को कहता है। वो महावत कोई और नहीं बल्कि स्वयं पोन्नियिनी सेल्वन ही थे। अब क्या था कि कार्ती भी साथ चलने को कहता है और विष्णु भक्त को घोड़े से उतार कर खुद एक घोड़े का पीछा करने लगता है, जहाँ उसकी पोन्नियिनी सेल्वन से फाइट होती है। पोन्नियिनी सेल्वन महावत के लिबाज में होते हैं, जिन्हें कार्ती स्टार्टिंग में तो नहीं पर लड़ते हुए पहचान लेता है। पहचानने के बाद वो पोन्नियिनी सेल्वन को राजकुमारी का संदेश देता है और विष्णु भक्त भी उन्हें महारानी का संदेश देते हैं और हमें पता चलता है विष्णु भक्त खुद एक जासूस था। इसके बाद कार्ती राजकुमारी का प्रेम पत्र पोन्नियिनी सेल्वन को देता है। अब तीनों ही पालकी में बैठकर एक पुल को पार कर रहे होते हैं, जिसे रविदास का आदमी तोड़ देता है और यहाँ पोन्नियिनी सेल्वन पर हमला हो जाता है और इन सभी के ऊपर जाल फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से तीनों लड़ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ हम एक हाथी को देखते हैं जिस पर कोई बहुत ही वृद्ध महिला होती है। वो अपने हाथी से रविदास के सैनिकों को घायल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों उपचार के लिए आते हैं, जहाँ पोन्नियिनी सेल्वन कार्ती को बताते हैं जब वो 6 साल के थे तब भी वो पोन्नियिनी नदी में गिर गए थे। उन्हें बचाने वाली यही महिला थी, जिनका चेहरा उन्हें याद है पर नाम नहीं पता। आपको बता दें इस महिला का नाम वानी मिलाई है और ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा कि आखिर ये हर बार पोन्नियिनी सेल्वन की रक्षा क्यों करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कौंदवी कांची पहुंचती है आदित्य के पास और उसे अपने साथ तंजौर चलने को कहती है। आदित्य कौंदवी को जिम्मेदार ठहराता है कि वो नंदिनी के सौंदर्य से जलती थी, इसलिए उसने पेरिया को तंजौर जाने दिया था और उसका विवाह उससे होने दिया। और रही बात महाराज सुंदर चोला और अरुमोली की रक्षा की, सब कांची आ जाओ, जहाँ नंदिनी है मैं वहाँ नहीं आ सकता। कौंदवी कहती है उसके लिए चोला की प्रजा सबसे इम्पोर्टेंट है और ऐसे में जिस लड़की के कुल का पता नहीं उससे भावी महारानी नहीं बना सकते। मैंने आज तक जो भी किया है ना तो अपने लिए ना तो तुम्हारे लिए, सिर्फ अपनी प्रजा के हित के लिए किया है। और हम वापस से लंका का सीन देखते हैं, जहाँ रविदास नाव वाले की मदद से राजा महेंद्र तक पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बताता है वो भी चोलाओं का दुश्मन है और पांड्याओं से बिलोंग करता है। अगर वो उसका साथ दे तो इस युद्ध में उनकी जीत हो सकती है। राजा महेंद्र रविदास को 20 नौका और 50 योद्धा देते हैं अरुमोरी को ख़त्म करने के लिए। यहाँ दूसरी ओर पोन्नियिनी सेल्वन अपने करीबियों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। आदित्य के गुप्तचर भी सेल्वन के पास पहुंच चुके थे, वो उसे कांची चलने को कहते हैं। वहीं सेल्वन के सेनापति उसे सिन्हाला में ही सुरक्षित रहने को कहते हैं। दूसरी ओर समुद्र कुमारी उन्हें बताती है उनसे कुछ सैनिकों को देखा है जो महाराज सुंदर चोला के आदेश पर आपको बंदी बनाकर तंजौर ले जाने के लिए आए हैं। पोन्नियिनी अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करना ही उचित समझा। वे अपनी पगड़ी और वेशभूषा कार्ती को पहना देते हैं और महावत के लिबाज में समुद्र कुमारी संग समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पांड्या के सैनिक कार्ती को पोन्नियिनी समझ के पीछा करने लगते हैं। कार्ती भी उन्हें यही समझने देता है कि वही पोन्नियिनी है। लड़ते हुए वो बेहोश हो जाता है और पांड्यास को पता चलता है वो गलत आदमी का पीछा कर रहे थे। पोन्नियिनी सेल्वन चला गया है। वो कार्ती को लेकर रविदास के नाव के पास आते हैं, जहाँ रविदास कार्ती को नाव के ऊपर बांध देता है और समुद्र के तट की तरफ वापस से चलना शुरू कर देता है। यहाँ समुद्र कुमारी और पोन्नियिनी सेल्वन भी समुद्र की तरफ नाव से आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं अब दोनों ही जहाज आमने सामने थी, पर हवा रुक गई थी और नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। पोन्नियिनी तैरकर रविदास के नाव पर पहुँचते हैं। वहाँ वो कार्ती को बचाने की कोशिश करते हैं। समुद्र में शांति के बाद तूफान आ चुका था, बारिश तेज हो चुकी थी और रविदास का नाव भी टूट रहा था। कार्ती और सेल्वन रविदास के सैनिकों से लड़ रहे थे। समुद्र कुमारी अपने छोटे से नाव से सब कुछ देख रही होती है, पर उसका नाव भी समुद्र के इन तेज लहरों में नहीं संभल पा रहा था। इस सीन के बाद हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ ये बात फैल जाती है पोन्नियिनी सेल्वन नहीं रहे। जहाँ कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग इस खबर को सुनकर खुश भी थे और बिल्कुल आखिर में वापस से वृद्ध महिला को समुद्र में तैरते हुए हम देखते हैं, जो बिल्कुल नंदिनी के काया जैसी लग रही थी।
इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होती है। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।